नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शक्ति संतुलन के उपाय और लाभ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। शक्ति संतुलन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राय निरंतर सक्रिय रहता है। पिछले 4 दशकों में यदि हम देखें तो शक्ति संतुलन सिद्धांत यूरोप की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। शक्ति संतुलन सिद्धांत एक मौलिक सिद्धांत है। ये एक आधारभूत नियम है। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम इसकी सामान्य रूप से चर्चा करें तो शक्ति संतुलन सिद्धांत विभिन्न राज्यों के बीच शक्तियों का समान रूप से बंटवारा होना, कोई भी राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली ना हो कि वह अन्य राष्ट्रों पर दबाव बना सके या अन्य राज्यों पर वह युद्ध की स्थिति पैदा कर सके या युद्ध की संभावनाओं को वो अधिक से अधिक उजागर कर सके। शक्ति संतुलन शक्तियों का समान रूप से बंटवारा होना, यह शक्ति संतुलन सिद्धांत के तौर पर आता है। कोई भी राष्ट्र अधिक से अधिक शक्तिशाली ना हो और वह अपनी शक्ति का इतना अधिक विस्तार ना करे जिससे कि अन्य राष्ट्रों को चिंता हो, अन्य राष्ट्रों पर इस प्रकार का दबाव हो कि कोई राष्ट्र, कोई गुट उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, उस पर दबाव की नीति नहीं बन सके। अतः विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सभी राष्ट्र अपनी अपनी शक्तियों का इस अनुसार विस्तार करते हैं कि आपस में शक्तियों का समान रूप से दिखाई दे, समान रूप से बटी रहे। आज हम शक्ति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति संतुलन के उपायों पर भी चर्चा करते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति संतुलन के जो उपाय हैं, पहला क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के द्वारा भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। युद्ध में संधि या समझौते के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रों को आदान प्रदान करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। यदि हम देखें तो 1713 में यूट्रेक्ट संधि के द्वारा स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को सबसे पहले शक्ति संतुलन के रूप में क्षतिपूर्ति के उपाय के द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित किया गया था। उसके पश्चात पोलैंड में भी इस शक्ति संतुलन सिद्धांत को अपनाया गया। पोलैंड में भी 3 बार क्षतिपूर्ति के द्वारा शक्ति संतुलन को स्थापित किया गया। विश्व में विभिन्न समय में क्षतिपूर्ति उपाय के द्वारा समय समय पर शक्ति संतुलन स्थापित किया गया है और ये शक्ति संतुलन उत्पादन क्षमता, औद्योगिक क्षमता, क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर समय समय पर शक्ति संतुलन उपाय के शक्ति संतुलन में क्षतिपूर्ति उपाय के द्वारा समय समय पर इसका पालन किया जाता है। अगला हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अन्य राज्यों में हस्तक्षेप भी किया जाता है। कोई राष्ट्र यदि अपनी शक्ति का विस्तार करे, शस्त्रीकरण करे, सैनिक क्षमता का विकास करे, औद्योगिक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, उत्पादन को बढ़ाए, तो अन्य राज्यों को ये आशंका होने लगती है और अन्य राज्य या जो विरोधी गुट है वह मूक दर्शक के तौर पर नहीं बना रह सकता है, वह प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है और उसका ये हस्तक्षेप रहता है कि कोई राष्ट्र अधिक से अधिक शक्तिशाली नहीं हो। मध्यवर्ती राज्य शक्ति संतुलन का एक ऐसा उपाय है जिसमें तटस्थ राज्य विभिन्न गुटों को या विरोधी गुटों को युद्ध की स्थिति से रोकता है। वह मध्यस्थ राज्य का यह अधिक से अधिक प्रयास रहता है कि विरोधी गुटों के बीच वह संधि का काम कर सके, युद्ध को रोक सके, वह ऐसा वातावरण नहीं बनने दे जिससे कि युद्ध की संभावना हो। अगला शस्त्रीकरण। मॉर्गन्थ्यू के अनुसार शक्ति संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वह शस्त्रीकरण है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो प्रत्येक राष्ट्र अस्त्रों शस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है। वह अपनी सैनिक क्षमता का विस्तार करना चाहता है। सैनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रमुख कारण वह अपने प्रतियोगी से बराबरी करना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने जो
आसपास के राज्य हैं या अन्य राज्य हैं जिनसे उसकी प्रतियोगिता है, वह उसकी बराबरी करना चाहता है। और शस्त्रीकरण के द्वारा यदि हम देखें तो अमेरिका व रूस जो दिन प्रतिदिन शस्त्रीकरण की दौड़ में लगे हुए हैं, और वह इस शस्त्रीकरण के द्वारा शक्ति संतुलन की स्थापना को प्रयास में कार्य करते हैं। अगला, विभाजन। शक्ति संतुलन में गुटों को विभाजित किया जाता है। अपने शक्ति संतुलन के द्वारा जो शत्रु पक्ष है या विरोधी गुट है, उनके बीच उनके फूट डाली जाती है, और उनका यह प्रयास रहता है कि जो विरोधी गुट है या जो शक्तिशाली राज्य है उसकी स्थिति कमजोर हो, वो अधिक से अधिक शक्तिशाली ना हो, उसकी स्थिति इतनी अधिक शक्तिशाली ना हो कि वह किसी पर दबाव बना सके, युद्ध की स्थिति को लागू कर सके। अतः विभाजन के उपाय के द्वारा शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाता है। अगला, मैत्री संधि। मैत्री संधि के द्वारा भी शक्ति संतुलन एक उपाय है। संधि या समझौते के द्वारा किसी भी राष्ट्र को कमजोर किया जा सकता है। विरोधी गुटों में विभिन्न प्रकार की संधि या समझौता, या कोई राष्ट्र अधिक से अधिक जब शक्तिशाली होने लगता है, अपनी शक्ति का विस्तार करता है, तो उससे आशंकित राज्य या उसके विरोधी राज्य आपस में संधि करते हैं, समझौते करते हैं, और वह शक्तिशाली राज्य के सम्मुख अपने आप को बराबरी के तौर पर, शक्तिशाली के तौर पर पेश करने का प्रयास करते हैं, और ये सब मैत्री संधियों के द्वारा संभव है। शक्ति संतुलन के लाभ। शक्ति संतुलन के जो उपाय हैं, उपायों के अलावा शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में इसके लाभ भी दिखाई देते हैं। छोटे राज्यों की स्वाधीनता व सुरक्षा शक्ति संतुलन से ही संभव है। छोटे राज्यों में जो है आक्रमण की जो नीति है वह उस पर लागू नहीं होती, और जो राज्य हैं वह अधिक महत्वाकांक्षी नहीं हो पाते, आक्रमणकारी नहीं हो पाते। शक्ति संतुलन के द्वारा यदि सभी राष्ट्रों में शक्ति संतुलन का जो नीति है वो दिखाई देती है, तो जो छोटे राज्य हैं वो स्वाधीन दिखाई देंगे, अधिक सुरक्षित दिखाई देंगे, उन पर आक्रमण की संभावना कम रहेगी। शक्ति संतुलन के द्वारा शांति भी बनी रहती है। शक्ति संतुलन के द्वारा विश्व के जो राष्ट्र हैं वो आपस में इस प्रकार शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं कि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर, विरोधी राष्ट्र पर, प्रतिभागी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर पाता है। लेकिन विभिन्न आलोचकों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा हम देखें तो शक्ति संतुलन युद्ध की तरफ भी ले जाता है, और इससे विश्व राजनीति में सदैव तनाव बना रहता है, और हथियारों की होड़, शस्त्रों की होड़, सैनिक क्षमता का विस्तार, उत्पादन क्षमता का विस्तार, ये सभी प्रतियोगिताएं निश्चित तौर पर एक दबाव की ओर ले जाती हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय नीति पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर दबाव भी दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना संभव। शक्ति संतुलन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है, उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति संतुलन के द्वारा सभी राष्ट्रों में एक समन्वय बना रहता है। और शक्ति संतुलन के अलावा यदि हम देखें तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने की एक कोई मजबूत संस्था नहीं है, इनके क्रियान्वयन के लिए कोई एक मजबूत संस्था नहीं है। अतः शक्ति संतुलन यदि लागू रहता है, दिखाई देता है, तो सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे। आज हमने शक्ति संतुलन के उपाय और शक्ति संतुलन के जो लाभ हैं उन पर चर्चा की। धन्यवाद।